In today's class, we will study about the hydrogen bonding, boiling point, melting point, etc. What are the solid liquid characters, their physical property, all the things. We will start with the first. In previous, we have studied about the dipole-dipole interactions, etc. Likewise, in today's class onwards, hydrogen bonding. क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में दिखती है? The dipole-dipole interactions experienced when hydrogen is bonded to, जो हाइड्रोजन होता है कंपाउंड के अंदर, वो हाइड्रोजन किसे बाइंड होना चाहिए, किसे अटैच होना चाहिए? जिसे जिसमें कि लोन पेयर ऑलरेडी उसके ऊपर है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. Hydrogen should attach to such a atom which having the lone pair means higher electronegativity in it. जिस भी एटम में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम को अगर हाइड्रोजन अटैच है तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा दिखेगी. वी कॉल दिस इंटरैक्शंस एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस स्ट्रक्चर में देखिए, हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन्स, ओके, वाटर मॉलिक्यूल. तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ओके, ये दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और साथ में लोन पेयर है, तो ये क्या इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, बट सिमिलर टाइम पे ये भी इसको छोड़ नहीं पाएगा. तो यहाँ पर एक पार्शियल बॉन्ड बनेगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड. ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि ये वाले हैं, ओके, और ये इतने भी कम नहीं है कि सिंपली इसको दूर करेंगे तो हो जाएंगे. इसके लिए सम एनर्जी रिक्वायर फॉर द बॉन्ड ब्रेक. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द इंटरमोलिकुलर bonding. Next, hydrogen bonding arises in a part from the high electronegativity nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, etc. But ये ज़्यादातर दिखता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. Also, when hydrogen is bonded to one of those very electronegative elements, the hydrogen nucleus is exposed. Basically, अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड एंगल 108 एंगस्ट्रॉन. अब ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है. अब देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है 108 एंगस्ट्रॉन और ये है 1.0. तो इस हिसाब से ये करीब आने के बाद इसके अंदर एक पार्शियल बॉन्ड बनता है जिसे हम हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो हम वाटर का देखते हैं इस तरह से बनता है. ठीक. आयन डाइपोल इंटरैक्शंस में a fourth type of force is ion dipole interaction are an important forces in solution of ions. ये एक important force है. The strength of these forces are what make it possible for ionic substances to dissolve in a polar solvent. आयनिक सब्स्टिट्यूएंट्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो कैसे होता है? आयन डाइपोल इंटरैक्शन. देखिए इसमें अब अगर पॉजिटिव एकाध है, कैटायन और एनायन. अब ये एक आयन है, उसके अलावा ये आपके डाइपोल्स. अब ये अगर निगेटिवली चार्ज्ड आपका आयन है तो सभी पॉजिटिव साइड ऑफ द डाइपोल कम्स इस तरह से रहेगा. अगर ये कैटायन है या पॉजिटिवली चार्ज है तो सभी निगेटिव एंड इस तरह से, ओके, इस तरह से आएगा. तो ये कैटायन डाइपोल इंटरेक्शन, ये एनायन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन और डाइपोल का इंटरेक्शन है. इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है या सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट्स में, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से which have a greater effect, dipole dipole interaction or dispersion forces. If two molecules are comparable size and shape, dipole-dipole interactions will likely be dominating force. Dipole-dipole interaction ज़्यादा इफेक्ट रहेगा एज कम्पेयर टू डिस्पर्शन फोर्सेस के. तो डिस्पर्शन फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इस तरह के रहेंगे जो कि थोड़ा सा वीक है, बट डाइपोल डाइपोल में आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से ज़्यादा रहेगा. इफ वन मॉलिक्यूल is much larger than another, dispersion forces will likely determine its physical properties. अब अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो डिस्पर्शन फोर्सेस उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेंगी.
और अगर साइज इक्वल है, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाला और आपका डिस्पर्शन फोर्सेस वाला, तो उस केस में आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डिटरमाइन करेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक। समराइजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होते हैं, ओवरऑल समराइजेशन ऑफ द इंटरमोलिकुलर इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर आयंस। आर आयंस इन्वॉल्व, अगर इन्वॉल्व है तो क्या होगा, आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बोथ प्रेजेंट, पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट है क्या, नहीं है तो क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगी, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है एग्जांपल से NaCl कंप्लीट ट्रांसफर। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दोनों प्रेजेंट है तो आयन डाइपोल फोर्सेस रहेंगे, वो KBr और वाटर के जैसे। आयंस इन्वॉल्व नहीं है तो क्या आ गया, जो मॉलिक्यूल है, आर पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है तो क्या होगा, आर हाइड्रोजन आइटम्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर है यस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर नहीं है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स, जैसे H2S CS। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल सॉलिड वाटर NH3H, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्सेट्रा। पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं है तो डिस्पर्शन फोर्सेस ओनली इंड्यूस्ड डाइपोल, लाइक आर्गन, आयोडीन एक्सेट्रा, इस तरह से। Intermolecular forces affects many physical properties. Intermolecular forces play important role in determining the physical properties. जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो हमने अभी पढ़े, तो ये सब कैसे डिटरमाइन करते हैं आपके कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कैन ग्रेटली अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस और अ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और अ सॉल्यूशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो स्ट्रेंथ है पार्टिकल पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन की, कैन ग्रेटली अफेक्ट फिजिकल। अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो सॉलिड रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा तो लिक्विड होगा, उससे ज्यादा उससे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो गैस होगा, तो उसका स्टेट चेंज हो गया, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। इसी तरह से विस्कोसिटी, अगर वो ज्यादा है, अब लिक्विड स्टेट में है बट उनके अंदर अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो विस्कस लिक्विड हो, और कम अट्रैक्शन है तो नॉन विस्कस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना वो फ्लो कम होगा, इसीलिए वो विस्कोसिटी भी उसकी ज्यादा रहेगी। इट इज रिलेटेड टू द एज विथ विच मॉलिक्यूल कैन मूव पास्ट ईच अदर, एक अदर से इन बिटवीन वो कितना जल्दी फ्लो होता है। Viscosity increases with a stronger intermolecular forces and decreases with a higher temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये फोर्सेस जो है कम होते जाएंगे तो विस्कोसिटी कम। जैसे कि हेक्सेन का फॉर्मूला है, आपको तो पता है, C6H14 के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा, 3.26 विस्कोसिटी है, डेकिन की विस्कोसिटी 1.42, ओके माइनस, इस तरह से ये चेंज करेगा, okay, viscosity. Next, surface tension. Surface tension results from the net inward force increased by the molecules on the surface of the liquid. देखिए, surface tension result from the net inward force experienced by the molecules on the surface of a liquid. ये जो surface के molecules है उसको जब inward जाना है तो वो जितना force experience कर रहे हैं अंदर जाने के लिए उसको surface tension कहते हैं। ओके, ये भी एक सरफेस टेंशन है जिसमें कि ये अंदर नहीं जा रहा है बट ये टेंशन है ये, अगर इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो अंदर चले जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो एक ऑप्टिमम प्रेशर पर है, उसी तरह से सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, सॉलिड्स। वी थिंक ऑफ सॉलिड्स एज अ फॉलिंग इनटू टू ग्रुप्स, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ये दो सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन यानी थोड़ा क्रिस्टल या हार्ड लगता है अपने को फीलिंग टच के टाइम, अमॉर्फस यानी एकदम स्मूथ। क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स आर हाईली ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स है उसकी जो मॉलिक्यूल्स और आइटम्स की अरेंजमेंट होती है वो फिक्स होती है, जिसकी वजह से वो शेप चेंज होता है, बट अमॉर्फस में पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है तो मिक्स होता है, जैसे आप इस हिसाब से। अट्रैक्शन इन आयनिक क्रिस्टल, एंड आयनिक क्रिस्टल आयंस themselves
ions pack themselves so as to maximize the attraction and minimize the repulsion between the ions. जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों भी ऑप्टिमम होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिडली पैक होते हैं और उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। Crystalline solids, because of the order in a crystals, we can focus on the repeating pattern of the arrangement called the unit cell. You have already studied in 11th 12th about this unit cell, so I will not go in deeper. Unit cell का जो अरेंजमेंट है वो रिपीटेड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। okay? क्रिस्टलाइन सॉलिड का 1/8 मॉलिक्यूल 1/8 कॉर्नर्स है, उस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। प्रिमेट्रिक क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इस तरह से देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बेसिक, इसके बहुत सारे टाइप भी है। ओके, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर है तो फॉर्म्स ऑफ यूनिट पार्टिकल्स इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, फेयरली सॉफ्ट, लो टू मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट, प्योर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एग्जांपल ऑर्गन, मीथेन, सुक्रोज, ड्राई आइस एक्सेट्रा। अगर कोवेलेंट नेटवर्क है सॉलिड का, तो एटम्स कनेक्टेड इन अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी हार्ड, very high melting point, often poor thermal and electrical conduction, like diamond, carbon, quartz, silicon oxide, etc. आयनिक अगर है आपका सॉलिड तो उसके अंदर क्या रहेगा, पार्टिकल्स बने हुए पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के। फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा। प्रॉपर्टीज है जो है उसके, हार्ड एंड ब्रिटल रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। टिपिकल साल्ट्स लाइक NaCl, कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। मेटालिक टाइप ऑफ सॉलिड अगर है तो उसमें एटम्स रहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स रहेंगे, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, लो टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन, मैलिएबल एंड डक्टेबल। ऑल मेटल्स इसमें आते हैं जैसे कॉपर, फेरस, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम। ठीक, तो कोवेलेंट नेटवर्क इस तरह का होता है। डायमंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ अ कोवेलेंट नेटवर्क, सॉलिड इन विच एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं और ये एकदम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसको ब्रेकआउट करना या उसको कट करना बहुत हार्ड होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। Graphite is an example of a molecular solid in which atoms are held together with van der Waals forces. They tend to be softer and have a lower melting point. Metallic solids में अरेंजमेंट इस तरह से होता है। Metals are not covalently bonded, but the attractions between atoms are too strong to be van der Waals forces. Too strong to be the van der Waals forces. In metals, valence electrons are delocalized throughout solids. Okay, these are the references I use. Here we have completed the first part. Now we will start with the another one.